बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। जैसे कि आज का प्रोग्राम हमने आवाम के बेहद इसरार पे जो है आगाज़ किया है। आवाम के कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें उन्होंने हमें जो है हमारे जो फ़ीडबैक जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें हमें उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस दिए थे कि आप ये आज के टॉपिक में आप लोग जो है पूछें। तो आज इसी टॉपिक पे हम जो है बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नवाज़ मोतीवाला। मून इंटरप्राइजेज़ एंड मून लाइट इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है। तो मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं शादी हॉल एसोसिएशन के सदर राना रईस साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। तो मैं आपसे स्टार्ट करूँगी, क्या ऐसी वजह बनी है कि आवाम जो है पुराने फर्नीचर की तरफ दोबारा आ गई है? असल में जो हमारा ताल्लुक़ कुछ फर्नीचर इंडस्ट्री से रहा है और है हमेशा से, तो हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस की तहत ये लगता है कि कुछ रीज़न्स जो है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो कोविड सेशन जो गुज़रा है जिसने बहुत ज़्यादा इकॉनमिकली लोगों को डिस्टर्ब किया है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 5 महीने एक बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत बड़ा एक सेशन होता है। और सेकेंडली जो ये रेशियो था हमारे माशरे में सेकेंड हैंड फर्नीचर की जो लोग लेते थे ख़रीदते थे, वो बरकरार अपनी जगह महफूज है। अब वो रेशियो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है लोगों को, सही, चूँकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है महंगाई की वजह से भी एक फ़ैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि कोविड ने माशी हालात को बहुत जो है डैमेज किया है, लोगों को इकॉनमिकली वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये आपको सामने एक रेशियो ग्रो अप होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी नज़र में। अच्छा, एक लड़की की मुकम्मल जहीज़ की तैयारी कितने अखराजात में हो जाती है? देखिए, हमारा ताल्लुक़ बेसिकली फ़र्नीचर से है, तो हम ये समझते हैं कि एक जहेज़ के अंदर फर्नीचर का जो है एक 20% का एक शेयर होता है, 15 से 20% का। तो आप ये समझ लें कि अगर आज की मज़ार आज के एतबार से अगर हम बैठे हैं तो एक फ़र्नीचर जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फर्नीचर होता है वो 50,000, 60,000, 80,000 रुपये तक का होता है। तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक लोअर देन मिडिल क्लास फैमिली, जो लोअर देन फैमिली है, उसका एक नॉर्मली शादी का जो बजट होगा वो 5-7 लाख 8 लाख रुपये में हो जाना चाहिए। सिर्फ फर्नीचर, पूरा शादी का जो पूरा शादी का जो उसका आपने सवाल किया कि पूरी अच्छा, शादी। नॉर्मल फर्नीचर का अभी आप मुझे बता रहे हैं कि ये रेट्स हैं अभी मार्केट में? जी हाँ। सही। तो और इसके अलावा मतलब जो क्या देखिए, जैसे कैटेगरी पूरी दुनिया में होती है, आवाम की कैटेगरीज होती हैं, हाई क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं। तो इसी तरीके से हर चीज़ के अंदर जैसे आप जाती हैं तो कैटेगरी बताई जाती है कि ये हायर कैटेगरी है, ये लोअर कैटेगरी है, तो ये मिडिल क्लास कैटेगरी। तो हर इंसान अपनी अपनी कैटेगरी के एतबार से फर्नीचर की खरीदारी भी करता है। और फिर दीगर चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आप फर्नीचर हैं, फिर ज्वेलरी होती है, फिर कपड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक अलग अलग मार्केट्स, अलग अलग फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है इन सब। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। मैं आपसे राना साहब आपकी तरफ आऊँगी कि आप मुझे बताएं शहर में कितने शादी हॉल्स हैं अभी, कितनी तादाद है? सबसे पहले तो क्योंकि कोरोना की वजह से तो काफ़ी शादी हॉल्स को काफ़ी जो है नुकसान भी पहुँचा है। तो आप लोगों को कितना नुकसान पहुँचा? 5 महीने का एक अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया और हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं, इसलिए कि जो लॉकडाउन हुआ था 6 माह का जो अरसा गुजरा है, इसके अंदर हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी कैलकुलेशन की जा रही है, मुसलसल की जा रही है और ये फिगर्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखिए, जब ये लॉकडाउन हुआ और 14 को गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ कि तमाम शादी हाल, सिनेमा हॉल, स्कूल और दीगर चीज़ें जो बंद की जा रही हैं, उनमें से एक शादी हाल भी थे। अब शादी हाल का बिजनेस उस वक्त जब ये ऐलान हुआ तो एक हमारे लिए इतना मुश्किल वक्त था, वो वक्त मैं भूल नहीं सकता हूँ कि मेरे पास एक खून का एक तांता बन गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन माँ बाप, जिन पेरेंट्स की बच्चियों की शादियाँ थीं, जो वो बुकिंग्स हुई भी होंगी जी, उनके लिए उनके रात को इवेंट्स थे। अब देखिए, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लिया तो हमने उसके ऊपर एक बिल्कुल फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई अपनी एसोसिएशन की। उसके अंदर फिर हमने एक
उसके अंदर तय किया कि जी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया है वो हमारी बेहतरी के लिए है और ये स्प्रेड कर सकता है, तो हम इन शादी हालों को, अपने जितने भी तमाम शादी हाल हैं, इनको फौरी तौर पे बंद कर दें। तो हमने जब वो ये फ़ैसला लिया, फिर हमने आके अनाउंस किया, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो इस अहलियान पाकिस्तान की बेहतरी के लिए था। वो बंद हुए शादी हाल, 6 माह के तवील मुद्दत के बाद ये तमाम शादी हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर खुले। कराची के अंदर तकरीबन 800 के करीब शादी हाल हैं, सिंध की बात करें 1500 और पूरे पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन कोई 12,000 के करीब शादी हाल हैं। और ये वो शादी हाल हैं, ये सिर्फ शादी हाल खाली ये शादी हाल का बिज़नेस नहीं है, ये एक इंडस्ट्री का दर्जा इख्तियार कर गया है। सही बात इसका रीज़न ये है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे गए, हमने गवर्नमेंट से बात की है, बिज़नेस कम्युनिटी से बात की है, उन सबों को हमने यही चीज़ बताई है कि देखें ये शादी हाल से अलाइड 50 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनके साथ हमसे अलाइड हो जाती हैं। जैसे आप नवाज मोतीवाला बराबर में बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि फर्नीचर हमसे अलाइड हो जाता है। शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, कैटरिंग हाउसेज थे, बेवरेजेस थी, ढोल वाले, वैले पार्किंग, वेटर्स, इस तरीके से तकरीबन 50 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमसे आगे अलाइड हो जाती हैं। हमने ये चीज़ बताई जब इनिशियली खुलना शुरू हुआ रमज़ान के बाद कि देखें तमाम कारोबार खुल रहा है, शादी हाल डोमेस्टिक इकॉनमी बूस्ट करती है। आप इस वक्त तारीक रोड जाएं, जितने भी मॉल्स जाएं, बाज़ार जाएं, जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं वो कहते हैं शादी ब्याह की तकरीबात होंगी तो ये सारी चीज़ें बिकती हैं, तो वो अलाइड हो जाती हैं आके। ये 800 शादियार जो शहर के अंदर थे, इस दौरान जब हमने ये गवर्नमेंट के ऐलान के बाद अपने मेंबर्स को कहा कि आप शट ऑफ कर दें, मैं अपने मेंबरान का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है कि हमारे एक दफ़ा कहने पे उन्होंने बंद किया, फिर वो प्रोटेस्ट पे आए, हमने उनको रोड से हटने का कहा तो वो हटे, अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरफ किया, पूरे मुल्क के बारे में सोचा, अपनी जो उनकी परेशानियां गुजरी 3-6 माह के अंदर उन्होंने रेंट दिए हैं अपनी जगहों के, अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज देते रहें, जितनी यूटिलिटी के बिल्स थे वो अपने पास से जो है वो बेयर किया उन्होंने। वो 6 माह के बाद जब अब खुल गए तो एक खुशी की लहर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे कि शादी हॉल की तादाद काफ़ी ज़्यादा है तो वर्कर्स की तादाद भी आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा होगी। कितना नुकसान हुआ होगा आपको उनको घर बैठा के सैलरीज पे करना। देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं, जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम और आप शायद भूल रहे हैं कि मार्च और अप्रैल के मंथ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हम लोग एक एरिया से दूसरे एरिया नहीं जा सकते थे। एक बॉर्डर का समा हो गया था कि वहाँ चेकिंग हो रही थी। मैं ये गवर्नमेंट सिंध ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया था उस वक्त के, एक इलाके में जहाँ ज़्यादा थे हॉटस्पॉट करके एक इलाके से दूसरे इलाके नहीं जा सकते, तो हमारी जितनी लेबर थी वो डाइवर्ट हो गई थी, वो अपने शहरों में चले गए थे। हम उस वक्त अपने आप को बड़ा लाचार महसूस कर रहे थे। हम लोगों ने राशन वगैरह इस टाइप का बंदोबस्त किया, हम अपने एम्प्लॉइज़ को दे रहे थे, लेकिन जो इस शहर से जा सकते थे, ट्रेन्स बंद थी, बसेस बंद थी, प्लेन्स बंद थे, सब बंद था। हम उनको चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। लिटरली उनके फ़ोन आते थे, मैसेजेस आते थे, तो दिल बड़ा खून के आंसू रोता था कि हम चाहते हैं इन तक राशन जो है इनको भेज दें, लेकिन हम नहीं भेज सकते थे। बिल्कुल ज़ाहिर, पूरा हमारा मुल्क लॉकडाउन था, तो किस तरह से अब एक शादी हाल के अंदर तकरीबन 50 के करीब एम्प्लॉइज़ होते हैं जो वेटर्स, वैले, सुपरवाइज़र, मैनेजर, ऑपरेटर्स इनकी शक्ल में होते हैं। अब इन तमाम लोग जो थे ये बेरोज़गार थे 6 माह से। एक तकरीब की जो ऑर्गेनाइज हम करते हैं उसके अंदर इन सबों की सर्विसेज शामिल होती हैं, और जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उन सबों को डेली वेजेस की सूरत में उनका हिस्सा मिलता है। ऐसे है। तो जो बेसिक सैलरी थी वो बहुत उनके लिए नाकाफ़ी थी। डेली वेजेस जो थी वो उनका घर पूरा चलाने के लिए काफ़ी होती हैं। तो अब वो आए, वो बहुत खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमने 6 माह के अंदर लोन्स लिए थे, अपने किसी ने अपने रिश्तेदारों से लिया, किसी ने अपने किसी जान पहचान वाले से लिया, किसी ने किसी कोई चीज़ बेच के अपने घर का जो है खर्च पूरा किया। वो कहते हैं इस हालात में तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। अब उन्होंने अपना गुजर बसर किया है, अब वो आप कहते हैं अब हम आए, अब ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं, अब वो दोबारा से रूटीन लाइफ में आए। हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है, हमारी लाइट इंडस्ट्री को, हमारे मेंबर्स को, हमारे शादी हाल मालकान को। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से बात कहना चाहूँगा अहलियान पाकिस्तान को कि जो भी अपनी तकरीब बुक कराए, अभी जो हम लोगों ने इनिशिएट लिया है, वो देखें जो इवेंट होता है वो बेसिकली 4-6 माह पहले होता है। ऐसा नहीं है कि जी अभी बुकिंग होती है सारी हर चीज़। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई हुआ है 10 अगस्त को कि तमाम शादी हाल 15 को खुल जाएंगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से,
लेकिन हम अब एक बर्थडे इवेंट भी करते हैं तो उसकी प्लानिंग भी मंथ पहले करते हैं। ये तो शादी ब्याह साल सवा साल पहले एक प्लानिंग हो जाती है। अभी जो लोग बुकिंग करा रहे हैं वो बहुत लिमिटेड है। अब आगे जो जितना बढ़ता जाएगा रश भी बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह ताला। शहर के जो मामलात और बारिशों का वक्त गुजरा है, अभी वो लोग डाइवर्ट हुए थे। आपको पता है शहर के अंदर जगह स्पेस गलियों के अंदर अवेलेबल नहीं है, लोग टेंट लगाना शुरू कर दिया था, घरों में स्पेस है नहीं, साइज बहुत लिमिटेड है। तो लोगों ने बड़ा सुख का सांस लिया है। हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि अभी हम सोच रहे थे डाइवर्ट करना, पहले घर पे करें, फिर गली में कर लेते हैं, फिर किसी रिश्तेदार के घर में कर लेते हैं, लेकिन हर जगह हम लोग फेल हो रहे थे। शादियाल खुल गए तो हमें एक जो है वो सुकून का सांस लिया हमने। ये एक ऐसी जगह है, इधर एक एम्बियंस, एक पूरी फैमिली पूरा ख़ानदान गेट टुगेदर होता है। कराची में आपको पता है कि एक्टिविटीज़ नहीं है, तो शादी हालों में पूरा खानदान एक साथ गैदर होता है। बोल रही कि अब मैं आपसे एक और सवाल करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। दमाद साहब, आप मुझे बताएं, क्योंकि ज़ाहिर जब लॉकडाउन था तो उस पर आप लोगों के कारोबार को भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था, और लेकिन इस लॉकडाउन में भी काफ़ी सारी शादियाँ चल रही थी, तो आपके फर्नीचर क्या लोग ले रहे थे या फिर बिल्कुल ही आपका कारोबार बंद था? नहीं, देखिए जैसे राना साहब ने अभी अर्ज़ किया कि जैसे ये शादी के प्रोग्राम्स जो होते हैं ये एक एडवांस प्लानिंग के तहत होते हैं, 6 महीने साल की एडवांस प्लानिंग के थ्रू होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब ये लॉकडाउन इफ़ेक्ट हुआ पूरी दुनिया में हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हुआ है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ये जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं, तो जो प्री प्लान मैरिजेस थी तो वो लोगों ने कोशिश किया कि हम किसी तरीके से इसको कैंसिल कर दें, इसको प्रोलॉन्ग कर दें, आगे पोस्टपोन कर दें। और कुछ लोगों ने उसमें से ये राय इख्तियार की कि नहीं, हम मुख्तसर सा कर लेंगे क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आता है आगे। तो जो प्री एडवांस प्लानिंग्स थी, जो चीज़ बुकिंग्स में थी, तो डेफिनेटली उन्होंने तो वो करनी थी। लेकिन अब बिज़नेस से सिर्फ आज के उसमें तो नहीं चलता है, वो तो एक टाइम मैच्योरिटी के हिसाब से चलता है। जैसे कि अब जो अप्रैल में काम बुकिंग होनी थी, जो प्लानिंग्स थी, वो आज इफ़ेक्ट्स उसके आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं है, सही बात है। एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है और उसका इम्पैक्ट अब तक आ रहा है। अच्छा। किसी न किसी सेंस में छोटे बड़े कारोबारी तबके को हर लिहाज से उसको इम्पैक्ट आ रहा है, उसका बराबरी से इम्पैक्ट आ रहा है, उसको फेस कर रहे हैं लोग अभी। यानी कि अब ये शादी ब्याह खुल जाने से कोई, मैं नहीं समझता कि शायद साहब के आप इस बात को शायद हमारे से एग्री करेंगे कि शादी ब्याह के प्रोग्राम खुल जाने से कोई एकदम इकोनॉमी में बूस्ट नहीं आएगा। थोड़ा टाइम इसको लगेगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा कि इकोनॉमी को अपनी जगह पे सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अभी जिन लोगों ने फर्नीचर लेना होगा तो वो ज़ाहिर बात है कि वो जो महंगे फर्नीचर वेयर करना चाहते थे, अफोर्ड कर सकते थे, वो थोड़ा सा इकोनॉमी में आ जाएंगे, क्योंकि इफ़ेक्ट्स तो सब बिजनेसेस में आया है। बिल्कुल सही बात है, पूरी इकोनॉमी में आया है, हर आदमी पे इफेक्ट आया है। तो मैं नहीं समझता कि इतना जल्दी कोई इसका कोई कॉम्पनसेट हो सके। बिल्कुल, इसको लगेगा टाइम। जैसे कि सुनने में आ रही है कि फिर से लॉकडाउन में भी लग जाए, तो अभी तक आप लोगों का जो नुकसान है वो पूरा हुआ नहीं है, वो रिकवरी अभी तक हुई नहीं है। तो अब खुदा न खास्ता अगर दोबारा से लग जाता है तो इस वजह से ये आप दोनों के लिए क्वेश्चन है। देखिए मेरी तरफ से तो इसका जवाब मैं इतना मुख्तसर से दूंगा कि लॉकडाउन जब होता है तो वो एक मेरे लिए नहीं होता, एक मेरी इंडस्ट्री के लिए नहीं होता है, वो ऑल दो सबके लिए होता है, ठीक है ना। तो इफ़ेक्ट्स होते हैं तो सब पे ऑल दो इक्विवेलेंट इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, सबका ही पहिया जाम हो जाता है। तो अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई, हम जिस तरफ से सुन रहे हैं उस तरफ से वो चीज़ ना हो, अल्लाह करे, मेरा ये उम्मीद है कि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन दोबारा ऐसी नौयत आए कि लॉकडाउन लगे। तो अगर लगता भी है तो देखेंगे फिर जो भी उसके हालात होंगे सब फेस करेंगे उसको, फर्नीचर मार्केट भी फेस करेंगे। देखें जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है, इंसान तो कमा लेगा फिर से, लेकिन जान तो पहले जान है फिर जहान है, ये तो मेरा जवाब है। देखिए मेरा इसमें ख़्याल थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारे कारोबार 6 माह के बाद खुला है, हमें तो ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिला है। इसका ऑल्टरनेट जितना भी कारोबार था वो रमज़ान के बाद खुल गया था, और SOPs किस तरीके से अमल दरामद इस वक्त पूरे मुल्क में हो रही है आपके सामने है। हमने तो अपने कारोबार के अंदर अपने तमाम मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को, सबों को ये बात कही है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी कोशिश करें कि हम अपने SOPs को फॉलो कराएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो काफ़ी हद तक इसको अचीव करवा रहे हैं, SOP को फॉलो करवा रहे हैं अपनी परमिसेस के अंदर।
और उसमें सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रख रहे हैं। तो हम अपनी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पैंडमिक इस जगह से हमारे मुल्क से जो है वाइंड अप होगा। देखिए गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमें मिल के इस जंग के अंदर गवर्नमेंट का साथ देना है और हम साथ देंगे तो ये जो पैंडमिक है हमारे मुल्क से ख़त्म होगा। अगर हम इन SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो फिर जो है ये पैंडमिक जाता नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ हम अपनी ज़ात का नहीं, अपनी फैमिली का नहीं, पूरे पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान में रहने वालों का सोचें कि हम अपने लिए मास्क का जो है वो इस्तेमाल ना करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल ना करें, हम अहलियान पाकिस्तान के लिए करें। ये सोचते हुए करें, ये भी सदका जारिया है। सही बात है कि अगर ये पैंडेमिक ख़त्म होगा, जो लोग बेरोज़गार हुए थे उनके घर में चूल्हे जले हैं तो देखें वो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये सोचते हुए इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। मैं आप लोगों को दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, लेकिन इससे पहले वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात करते ब्रेक से जाने से पहले कितना नुकसान शादी हॉल्स को हुआ या फिर फर्नीचर मार्केट्स को। अच्छा, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट पे भी, लेकिन इससे पहले मैं जो है राना साहब की तरफ आऊँगी। आप लोग किस तरह से SOPs को फॉलो कर रहे थे? देखें गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो SOPs दी गई हैं और जो फेडरल की तरफ से उसकी रोशनी में हमने अपने तमाम मेंबर्स को इसकी आगाही दी है। उसके अंदर सबसे मेन जो बात की है हमने सोशल डिस्टेंस की है। डिस्टेंस पे आते हैं तो 50% कैपेसिटी के ऊपर हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूँ, अगर कहीं की 1000 अफराद की गुंजाइश है तो वहाँ पे 500 अफराद की सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। नॉर्मल सिनेरियो में अगर 1000 अफराद आते तो वहाँ 500 कर रहे हैं, 50% हो जाता है। जब एक गेस्ट, एक आदमी अपनी तकरीब, अपनी बुकिंग कराने के लिए शादी हाल में आता है तो वो अमूमन 4-6 माह पहले आता है तो हम उसको एजुकेट करते हैं, उसको कहते हैं, उससे अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपने SOPs पे अपने मेहमानों से और ख़ुद आपने भी इस पे अमल करना है। और जब आप इन्विटेशन दें तो अपने गेस्ट को साथ में बताते रहें कि इन SOPs पे आपने जो है मास्क और सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है। स्टेज पे आने से अवॉइड करिएगा, एक जगह खड़े होकर गैदरिंग से अवॉइड करिएगा। ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे तो ये होगा। मैंने तभी सोशल मीडिया पे देखा था जो ब्राइड्स है उनको भी मास्क उन्होंने वेयर कराया था। मैंने कहा फिर तो उसको मेकअप कराने का फायदा ही नहीं है। देखिए आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला है ये पॉसिबल नहीं है जो आप कह रही है ना, सही बात है, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। उसका हमने जो सोल्यूशन निकाला है, हम जो है स्पीकर्स पे ऐलान करते रहते हैं, स्टेज के ऊपर ना जाएं, अवॉइड करें। अमूमन ऐसा होता है कि 2-4 लोग जाते हैं, पूरा खानदान स्टेज पे इकट्ठा, ऐसा ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हम इसको लाउड स्पीकर के ऊपर हर 15 मिनट के बाद हम ये जो है वो चलाते रहते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि गेस्ट आया, उस इनविटेशन देते हुए सारा SOP का बता दिया गया, तो वो गेस्ट जब इंटर होगा मेन डोर से तो हमारा जो मैनेजमेंट के 2 नुमाइंदे हैं वो हाथ सैनिटाइज कराएंगे और टेम्परेचर गन से टेम्परेचर लेंगे। अच्छा, आपने बाहर पूरी मशीन सब चीज़ें रखी हुई हैं, हैंड सैनिटाइजर आप लोगों ने बिल्कुल रखा है। इसके अलावा अगर मास्क नहीं पहने हुए तो हम उनको मास्क देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मास्क पहन लें। वो मास्क वेयर करके आ जाएंगे, अब एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी फैमिली को एक टेबल में जाके बैठ जाएंगे। अब वहाँ जाके जाहिर सी बात है अगर खाना वाना खाएंगे तो मास्क नीचे करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। बाकी हम साउंड सिस्टम के ऊपर ये सारी चीज़ों को एजुकेट करते रहते हैं। साइन लगाए हुए एजुकेट करने के लिए कि आप हैंडशेक ना करें, आप एक जगह पे खड़े ना हो इकट्ठा, आप स्टेज पे ना जाएं, बुफे में आप खाने के लिए जाएं तो आप ग्रेजुअली बारी बारी जाएं, एक साथ जमा ना हो और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। देखिए इन सारी चीज़ों की बात हो रही है, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। जहाँ तक बात है हमारे एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ का कंपलसरी है मास्क आपने 100% जब तक इवेंट ख़त्म नहीं होगा आपने नहीं उतारना। ग्लव्स, सर्जिकल कैप होती है उसका इस्तेमाल करें और हमने तमाम अपने एम्प्लॉयज़ के कोविड टेस्ट कराएँ, डिसइंफेक्शन स्प्रे कराएँ। तो ये सारी हमने एहतियाती तदाबीर की हैं और उसके बाद हमने अपने इवेंट जो है वो 15 सितंबर से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनके हवाले से कुछ क्या उनके लिए मतलब कोई किसी किस्म की कोई रिलीफ? और देखें हमारे कराची की हद तक की मैं बात ये कहूँगा कि जैसे कराची में आप देख लें, अंदर सिंध तक चले जाएं तो जो बेरोज़गारी आई है, जैसे राना साहब ने कहा कि मैरिज हॉल्स एक इंडस्ट्री है और उसके अंदर 50 40 50 लोग हायर्ड होते हैं एक मैरिज हॉल की उसमें।
वेटर्स की शक्ल में होते हैं अलग अलग। इसी तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री, मेगा प्रोजेक्ट्स जितने भी पाकिस्तान में चल रहे हैं, कराची, सिंध, हैदराबाद, पंजाब तक, उसके अंदर हज़ारों नहीं लाखों लोग, करोड़ों लोग इसमें काम करते हैं। और क्योंकि ये लॉकडाउन आया तो वो लोग बेचारे बेरोज़गार भी हुए हैं, कुछ लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ गया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सारे लोग। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज टीवी पे शायद नहीं बता सकते, कितने लोगों की सफ़ेद पोशियाँ हैं, पर्दे लगे हुए हैं। लेकिन मेरे पास इसका सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा, एक ही बात कह सकता हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं। जो जितना बड़ा इंसान होता है उसकी अपनी मजबूरियाँ, उसकी अपनी परेशानियाँ होती हैं, छोटा इंसान होता है उसकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन आज आपके प्रोग्राम में मैं हाजिर हूँ यहाँ पर, मैं लोगों को, अपनी आवाम को ये बात पैगाम दूँगा आपके एक प्रोग्राम के तवस्सुस कि देखें, हम मुसलमान हैं, हमारी ज़कात, खैरात, हम लोग, हमारे पे बहुत सारी दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो मेरा ख्याल ये कहता है कि अगर हम अपनी ज़कात और अपने अहकामात को बखूबी से निभाएं जी, तो शायद ही कोई शख्स यहाँ पर हमारे मुल्क में कोई भूखा सो सकता है। हकीकत बात है। भूखा नहीं सो सकता। बेरोज़गारी एक अलग मैटर है, वो एक अलग चीज़ है कि एक इंसान के पास काम नहीं है, तो वो पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। लेकिन जो भूखा नहीं सो सकता, वो हमारे मुल्क में हमारा दीन इतना, हमारे को इतनी तालीमात देता है कि अगर हम एक इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअली हम उसको करें, तो मुझसे अगर 50 लोग कंसर्न है, 100 लोग कंसर्न है, तो मैं उनका रिस्पॉन्सिबल बन सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवाज साहब। इसी तरह से जो है, मैंने लॉकडाउन के दौरान एक साहब है, उनका नाम कोट नहीं करना चाहूँगी, उनकी मैंने सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी। उन्होंने बहुत सारे पैसे तो रखे हुए थे, राशन बैग्स भी भरपूर रखे हुए थे, आवाम को दिखाने के लिए रखे हुए थे, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के लिए रखे हुए थे, मतलब वो देने के लिए नहीं थे, वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। तो मुझे ऐसे लोगों के इंतहाई अफसोस होता है कि वो पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, जो आपका फ़र्ज़ बनता है, हुकूकुल इबाद का बहुत बड़ा जी सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया। वो बताएंगे कि हमने अपने बैग्स के ऊपर पब्लिसिटी, हमारे लोगोस लगाए, हमारे बैनर्स लगाए। समझता आप गए होंगे, हाँ, मैकिन साहब की बात कर रही वो हूँ। जो है लोग लगाते हैं, ठीक है, उनका नियत उनका अल्लाह जानता है। लेकिन बात यह है कि सबसे पहला मौक़िफ़ ये होता है कि किसी इंसान को उसकी भूख के बारे में सोचा जाए कि वो एक इंसान है, भूखा है, बेरोज़गार है। ठीक है, हम अपनी सराउंडिंग में ही देख लें कि भाई हमसे कितने लोग कंसर्न हैं जो परेशानी में हैं, तो हम अपने तौर पे भी कर लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब अपना अपना कंसर्न कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमने जो ये 4 महीने का लॉकडाउन देखा, लोगों की परेशानियां देखी, जो टीवी पे हम देखते थे, टॉक शोज़ में देखते थे, और बहुत सारे टॉक शोज़ में पूछा भी जाता था, तो वो यही होता था कि लोग, गरीबों के बस खाने को नहीं है, ये नहीं। तो वो शख्स किसी ना किसी के साथ तो कंसर्न था ना। बिल्कुल सही बात है। अगर एक गरीब आदमी है, वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है, तो वो किसी ना किसी शख्स से तो कंसर्न था ना, कहीं तो नौकरी करता था। तो वो शख्स अगर उसका ख्याल रख ले, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई शख्स पाकिस्तान में या कराची में हमारे सामने कोई शख्स ऐसा नहीं हो कि जो गरीब हो, मर रहा हो, खाने को नहीं हो उसके पास। सही। अच्छा, क्योंकि 5 महीने, तकरीबन 6 महीने लॉकडाउन रहा, तो जो आपके पुराने फर्नीचर्स जो बने हुए थे, तो उनको किसी को कोई फर्नीचर ख़राब हो, कोई फ़र्क पड़ा उस पर? और इनमें लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की जाती है? देखिए, जो आपने सवाल के अंदर पहला सवाल किया, वो उसका ये है कि जो लॉकडाउन हुआ उसमें जो पुराना फर्नीचर स्टोर रूम्स में था, तो वो तो एक डिस्प्ले होता है, स्टोरेज होती है, हर इंडस्ट्री के अंदर एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो छोटे बड़े जितने भी कारखानेदार हैं, शॉर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के पास एक सर्टन लिमिट्स होती हैं। किसी के पास कितनी लिमिट है, किसी के पास कितनी लिमिट्स है। तो वो जब काम स्टार्ट होता है तो वो अल्टीमेटली वो सब वॉश हो जाते हैं, वो सब बिक जाता है सामान, और सब अपनी अपनी जगह पे आ जाता है। और दूसरा सवाल आपने ये किया कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल बेसिक इस्तेमाल होता है, तो ये अलग अलग फर्नीचर्स का अलग अलग हिसाब किताब होता है। जैसे कि डीको पेंट्स में MDF की शीट्स इस्तेमाल होती हैं, और दूसरे फनी पॉलिश में जाते हैं तो उसमें प्लाईवुड इस्तेमाल होती हैं। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं, हर चीज़ के अंदर अलग अलग मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। सही। अच्छा राना साहब, आप बताएं मुझे,
शादी हॉल मालिकान जो है SOPs फॉलो करने में कामयाब हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अभी बताया था SOP के बारे में कि हमने ख़ुद से भी जो है हमारी एसोसिएशन ने एक मैकेनिज़्म बनाया है जिसके तहत हम लोग जो है वो विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं। और वैसे अब तक कहीं देखा नहीं गया है कि कोई 50% कैपेसिटी से ऊपर में बुकिंग कर रहा है या इवेंट किया हो। हम अपने तौर पे भी इसका चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि इसको मेक श्योर कराया जाए कि SOP पे फॉलो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ों पे हमने भी चेक रखा हुआ है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी इवेंट हुए हैं रिसेंट, उसके अंदर SOP का ख़ास ख्याल रखा गया है। ट्रांसपोर्टर्स को कितना नुकसान हुआ है आपके सामने, या किस मतलब, क्योंकि ज़ाहिर है जब शादी हॉल्स जी बिल्कुल आते होंगे वो लेके, तो उनको भी इस तरह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और मतलब सिर्फ शादी हॉल्स ही नहीं, वो ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं, मतलब फर्नीचर नहीं, कितने ऐसे कारोबार है जो कितने नुकसान हुआ है, कितना इफेक्ट हुआ है? देखिए हर कारोबार जो है ना एक दूसरे से आके अलाइट हो जाता है, डोमेस्टिक के अंदर जो चलता है सारा, तो नुकसान हुआ है, उसको वक्त लगेगा, ये ग्रेजुअली सही होगा मामला। लोग बहुत जो है वो लाइबिलिटी के अंदर आ गए हैं इस वक्त, और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि जो सैलरीड पे थे या कोई बिजनेसमैन थे इस वक्त सबों ने इस पैंडेमिक के अंदर जो है वो बहुत नुकसान उठाया है। आपने देखा होगा मार्च और अप्रैल में जब स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ ग्रोसरी चल रही थी, हर आदमी ग्रोसरी के पीछे है। बहुत से ऐसे लोग भी थे उनके पास ग्रोसरी लेने के पैसे नहीं थे, हकीकत बात तो है। लेकिन इस शहर में यही क्वालिटी है कराची शहर के अंदर कि यहाँ बड़े मुखैर हजरात हैं। जहाँ आपने बात की कि तस्वीर लगा के दे रहे हैं, उससे दुगनी तादाद उनकी है जो बगैर तस्वीर के बगैर बताए देते हैं। बिल्कुल ऐसे मैंने मेरे कुछ अपने जानने वाले हैं जिन्होंने आधी रात में जाते थे, बैल बजाते थे और बैग्स बाहर रखकर आ जाया करते थे, मतलब पता ही नहीं चलता कि किसने दिया और कहाँ से आया। ये इस शहर के अंदर क्वालिटी है, हमेशा सिर्फ कराची ने सिर्फ कराची के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान में ऐसे समझा है। ये बात तो हकीकत है। तो अब मतलब आगे का आप लोगों का क्या लाया हमें लगे, अगर खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन दोबारा लग जाता है? देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से स्प्रेड ना हो, ना कोई ऐसा मामला है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है उसके लिए कोई वे ऑफ निकालेंगे। हमारे लिए आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, इसलिए कि अगर कोई दूसरे कारोबार की आप बात करें, उनको 1-1.5 माह के बाद जो है वो ब्रीदिंग स्पेस दे दिया था। आप मुझे बताएं, रेस्टोरेंट्स खुले थे, रेस्टोरेंट्स को ब्रीदिंग स्पेस ऐसे मिला था, वो होम डिलीवरी कर रहे थे 1 माह के बाद से ही, रमज़ानों में ही स्टार्ट कर दिया था कि सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है, उनको ब्रीदिंग स्पेस मिला। इवन के स्कूल को भी फोर्स जैसे ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ है, 80% फीस के ऊपर 20% डिडक्ट किया था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ है। अच्छा, उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि बच्चे मेरे ख्याल से उस तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं पढ़। देखिए वो एक बहुत डिफरेंट एक वो हो जाएगी बात। मैं सिर्फ इस वक्त जो इकोनॉमिकली उसकी बात कर रहा था कि उन लोगों के पास सोर्स था, उनको फ़ी मिल रही थी। अच्छा, तमाम शॉप्स खुल गई थी, मार्केट्स खुल गई थी। मुझे आप बताएं शादी हॉल के अलावा कौन सा ऐसा बिज़नेस था जो 6 माह बंद रहा है? सिर्फ शादी हॉल का बिज़नेस, मैरिज हॉल बिज़नेस जो था वो इंडस्ट्री थी, वो बंद थी 6 माह तक। और जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे लिटरली वो कहते हैं कि जी जब हम अपने शहरों की तरफ मूव करके गए, हमें तो दूसरा काम ही नहीं आता, हम क्या करें। जब इतने बड़े शहर के अंदर हमें जो है वो रोज़गार नहीं मिल पा रहा, सब कुछ बंद है, तो हमारे इलाके के अंदर जहाँ हम गए मूव करके इंटीरियर सिंध में या पंजाब में, कह रहे हैं वहाँ पे भी सारा कुछ है। तो जो आप लोग के जो एम्प्लॉयज़ हैं फिर वो आप लोगों ने उनको भेज दिया घरों पे वापस, देखिए वो या घर पटा के सैलरीज दी हैं आप लोगों ने? देखिए एक लिमिटेड स्टाफ तो हमारे पास था, ऐसा नहीं है कि 100% बंद हो गया, तो एक 2-4 लोगों की सूरत में लिमिटेड स्टाफ था, वो वहीं पे रह रहा था। उनको हमने हर लिहाज से समझा, उनके लिए हमने एज ए एसोसिएशन हमने तमाम मेंबर्स को इस चीज़ की आगाही दी कि देखिए हमें जो दिख रहा है ये पैंडेमिक बढ़ ना जाए, अल्लाह ना करे, आप लोग राशन यहाँ पे अपने जो स्टाफ है उनके लिए रखें, और जो जा चुके हैं उनके लिए आप कोई सोर्स बनाएं कि उन तक पहुँच सके। ये हमने कन्वे करवाया मैसेज। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक इस पर जो है हमने अचीव किया। लेकिन जो लोग चले गए थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ हमारी रसाई नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कुछ हो सकता था हमने उनके लिए भी किया था। लेकिन वहाँ पे वो घर बैठे रहे, उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं किया है, ना वो कर सकते थे। उनका कहना ये है कि हमें वहाँ पे कोई नौकरी, अगर नौकरी आता ही नहीं है उन्हें, अगर वहाँ पे नौकरियाँ होती या काम होता तो वो यहाँ इतनी दूर अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को छोड़ के कराची क्यों मूव करते। देखें वो जो मूव करके गए थे उनकी बड़ी क्वांटिटी वो डेली वेजर वाले थे, जो वैले वाले थे, जो वेटर्स थे, ऑपरेटर्स थे,
उनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो दूसरे शहरों से आते हैं, छोटे शहरों से, गांव देहात से इधर से आते हैं, वो ही मूव करके गए थे यहाँ पे। जब एक इलाके से दूसरा इलाका जब एक बंद हो गया था, एक बहुत प्रॉब्लम थी, उनके भी अपने घर वालों के फ़ोन आ रहे थे, उनका कहना है कि वो बहुत परेशान है, हमें घर जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत इश्यूज हो रहे हैं, हर चीज़ बंद हो गई है, बच्चे बीमार हैं, ऐसा है। उनको भी जाना पड़ा फिर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारी तो यही कहा था ना कि 1 महीने तक लॉकडाउन का मतलब है अंदेशा। तो उसमें हर जो घर का जो सरबराह था वो सब परेशान हो गया था कि हम 1 महीने तक किस तरह से अफोर्ड करेंगे, किस तरह से आगे चलाएंगे घर। तो ज़ाहिर सभी परेशान हो के फिर जिस तरह से आपने बताया कि उनकी फैमिलीज भी परेशान हो के वो कांटेक्ट करेंगे कि आगे किस तरह से चलेगा सब। तो मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। मुझे साहब, ये जो भी हालिया बारिशें हुई थी उससे फर्नीचर को कितना नुकसान हुआ? कुछ मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं, जैसे कि इसमें एक नर्सरी फर्नीचर मार्केट जो हमारे कराची की बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है, उधर से इतलात आई हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, बहुत पानी जमा हो गया था वहाँ पर। और फर्नीचर कुछ ऐसी एक किस्म की ऐसी चीज़ होती है जो एक पानी उसके लिए जहर होता है। ज़रा सा भी पानी अगर उसको लग जाता है तो वो फर्नीचर जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस पे जाता है और फिर एक प्रोसेस पे जाता है। तो जो इतलात हमें मौसूल हुई थी उसमें तो ये था कि काफ़ी हद तक शोरूम्स जो थे फर्नीचर के वो कोई 8-8, 10-10 फीट पानी में मतलब वो तैर रहे थे। अच्छा। उधर तो ये आलम हो गया था कि लोग बेचारे उनके पास ज़बान थी लेकिन अल्फाज नहीं थे, और आंखें थी और आंसू सूख गए थे, इस किस्म की पोजीशन आ गई थी उनकी। और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि पानी जब इसको पूरा इसको ख़त्म भया करता है तो ये फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के भी काबिल नहीं रहता है। अच्छा। वो 100% लॉस पे जाता है। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लकड़ी इनकी मशीनरी से तो ड्राई कर सकते होंगे, नहीं होता दोबारा से वो चीज़ अपनी शक्ल नहीं इख्तियार करती है। हाँ, थोड़ा बहुत गुजारा, जितना पानी अगर आ जाए तो वो कुछ गुजारा हो जाता है, लेकिन जिस पोजीशन में इतलात हमें आई हैं, जो पिक्चर्स हमारे पास आई हैं, मैं आपके शो में अभी तो खैर आज नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन वैसे मैं किसी दिन आपके साथ शेयर कराऊंगा। तो वो जो तस्वीरें आई हैं उससे तो ये अंदाज़ा हुआ था हमारे को, क्योंकि फिर हमने सर्वे भी करवाया था, तो पता ये चला था कि काफ़ी हद तक डैमेजेस हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ था। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इससे है तो हम किसी न किसी अंदाज में जो है उधर हम जाते हैं, देखते भी हैं, कुछ हमारे कस्टमर्स भी हैं वहाँ पर, तो हमें जाना भी पड़ता है। तो हमने देखा था काफ़ी हद तक नुकसान उनको। तो आप लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ होगा। सब काम का हिस्सा है। तो आपका भी ऐसी होती है जैसे शादी हॉल की बुकिंग एडवांस में हो जाती है, आप लोग की फर्नीचर की भी पहले से हो जाती है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो फिर आप लोगों ने उनके पेमेंट्स रिटर्न की? कुछ लोगों ने रिफ़ंड ले लिया, रिटर्न ले लिया, कुछ लोगों ने अपनी शादियों को पोस्टपोन किया आगे, कुछ लोगों ने उसके बदले में अपने घर का दूसरा फर्नीचर ले लिया जब देखा कि यार ये हमारे को इतना महंगा फर्नीचर अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारी कॉम्पनसेशन हुई हैं अपने स्टेप पे। जैसे कि राणा साहब से अभी यही बात हो रही थी कि आपने इनसे सवाल किया कि शादी ब्याह के हॉल्स वगैरह पे, इन्होंने आपको एक बात पे जवाब दिया कि ब्रीदिंग टाइम जो है वो शादी ब्याह हॉल वालों को नहीं मिला। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके साथ मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इनके इस फैक्टर को ब्रीदिंग टाइम नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। इनको तो बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया इन्होंने। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा साहब कि जान से बढ़कर तो नहीं है कुछ भी, जान है तो जहान है। बेशक। लेकिन इधर मैं एक चीज़ ऐड ऑन ये करूँगा कि इन्होंने बंद करके नुकसान किया है, हमारी इंडस्ट्री ऑन होके नुकसान में थी। जाहिर है लॉकडाउन हुआ, फिर बारिशें हो गई, तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। नुकसान और हुआ। फिर एक मास प्रोडक्टिविटी होती है, हमारे काम की एक मास प्रोडक्शन है। जब कंजम्पशन नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे ये कहते हैं कि ब्रीदिंग टाइम, वो अपनी जगह इनके, तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इनके साथ तो बस ऐसा हुआ कि ये तो बेचारे इन्होंने तो सांस भी जो ना बहुत मुश्किल से लिया होगा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के साथ मैं कंसर्न हूँ, तो मेरे को पता है कि हमारे पास ऑन होके भी हम लोग बहुत नुकसान में थे। और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमने फेस किया है और आज दिन तक फेस कर भी रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी तक आप लोग फेस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे टूट जाते हैं,
वो दोबारा नहीं खड़े हो सकते हैं, तो बहुत सारी कॉम्पनसेशन करनी पड़ती हैं। तो वो इंडिविजुअली हर इंसान कर रहा है हमारे सेक्टर में, सही। तो वो तो उसको आज दिन तक निभा रहे हैं। और आगे भी पता नहीं, अब जैसे मीडिया बता रहा है कि लॉकडाउन के दोबारा असरात हैं, तो आगे अब अल्लाह को जो मंजूर होगा, तो बस मेरे पास तो यही अल्फाज है कि मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस मर्ज से, इस दुनिया में, इस पूरे दुनिया में लोगों को महफूज रखे। बहुत ख़तरनाक मर्ज है। और इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ जो हैं वो बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टैंस लेके चलते हैं। वो उन्होंने बहुत अच्छे फ़ैसले किए हैं, दुरुस्त टाइम पे किए हैं, दुरुस्त फैसले किए हैं। तो आगे भी अल्लाह इनकी मदद करे, अल्लाह ताला इनको सही फ़ैसले करवाएं इनसे, हमारे हक में, दुनिया के, अपने आवाम के। अच्छा नवाज साहब, जो आप लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि जब बारिश हुई तो वो आपने जैसे बताया कि काफ़ी नुकसान हुआ, तो इसके अलावा कौन सा मटेरियल ऐसा होता है जो अच्छी क्वालिटी का हो कि बारिश हो भी जाए तो वो ख़राब ना हो? देखिए, लकड़ी का फर्नीचर, जब भी आप लकड़ी की फर्नीचर की बात करेंगी तो लकड़ी को तो पानी लगना है और वो ख़राब होनी है। अच्छा। ठीक है ना। जब वो एक प्रोसेस से गुज़रती है तो वो प्रोसेस में जब उसको पानी लगेगा तो वो ख़राब हो जाएगी। अब एक सॉलिड लकड़ी है, उसको पानी 100 साल लग जाए, उसको कुछ नहीं होना है। लेकिन वो जब एक प्रोसेस से गुज़र के एक फिनिश मटेरियल की शक्ल में जब आती है तो उसको पानी लगा तो वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा। वो तो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, एक वो बर्मा टीक भी मेरे ख्याल से होती है। वो एक सॉलिड वुड पे, हार्ड वुड में जाता है, उसको तो 100 साल पानी लगे, उसको कुछ नहीं होना है। अच्छा। हाँ, वो तो एक। लेकिन जब उसको प्रोसेस में लेके आएंगे, जब किसी शीट या मटेरियल, फिनिश मटेरियल की शक्ल में लेके आएंगे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ग्लू भी आ जाता है, उसके अंदर पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उसको तो पानी लगना है। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो अब चूँकि लकड़ी की कॉस्ट भी पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, शॉर्टेज होती जा रही है, तो कॉस्ट राइजिंग होती जा रही है। तो अब लोग जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। अच्छा। पूरी दुनिया तो इस बात को कर चुकी है, पाकिस्तान भी एक हद तक प्लास्टिक इंडस्ट्री में आता जा रहा है और कंजम्पशन भी इसकी डेवलप होती जा रही है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का जो फर्नीचर है, प्लास्टिक मटेरियल जो फर्नीचर में इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर पानी का भी कोई असर नहीं होता, उसको आग का भी कोई असर नहीं होता, उसके ऊपर किसी चीज़ का भी कोई असर नहीं होता, दीमक का कोई असर नहीं होता। लकड़ी को दीमक, लकड़ी को दीमक लग जाती है तो वो एक नुकसान है। लेकिन प्लास्टिक के अंदर जब हम आते हैं तो प्लास्टिक इंडस्ट्री का जो भी अप्लायंसेस बनती हैं, उसको पानी से, आग से, इससे कुछ भी असर नहीं। अच्छा, अब कुछ शीट्स जो हैं वाटरप्रूफ भी आ रही हैं इसके अंदर, मैंने सुना है। बिल्कुल। वो जैसे हम प्लाईवुड में जाते हैं तो वो एक ग्लू की कैटेगरीज होती हैं जो वाटर रेजिस्टेंस होती हैं। आप अच्छा, प्रूफ तो मैं नहीं कहूँगा, वाटर प्रूफ में वाटर रेजिस्टेंस कहती है कि पानी को वो एक बर्दाश्त करती है। मगर जब प्लास्टिक में आप जब जाते हैं तो प्लास्टिक एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको पानी का कोई असर नहीं है। जब उससे फॉर्मुलेशन कोई चीज़ बन जाती है, उसकी शक्ल आ जाती है, तो उसको पानी से कोई असर नहीं। उससे शेप भी बहुत प्यारे आते हैं, उसकी जो लुक्स है वो बहुत अच्छी होती हैं, ब्रिलियंट फैक्ट एज कम्पेयर टू प्लास्टिक के अंदर जो एक्रेलिक की शीट्स और दूसरी प्लास्टिक यूज़ हो रहा है उसके अंदर। बिल्कुल एग्जैक्ट। बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से फॉर्मिक का है। ये जो है ये वुडन शीट है। अच्छा, शीट ऊपर से लगाई जी हुई है। बिल्कुल। और इसके अंदर जो है नॉर्मल जो है वो जो वुड होता है वो है। हाँ वही है सब कुछ। इसको अच्छा, पानी सबसे में आप डाल देंगे एक्सपेंसिव वुड खराब। कौन सा होता है? देखिए, सॉलिड वुड के अंदर तो बर्मा टीक सबसे महंगी लकड़ी है, उसके आगे तो कोई है नहीं इस वक्त। और इसके अलावा इसके अलावा फिर आप जाती हैं तो दूसरे ओक आ जाती है, रशियन टीक आ जाती है, गोल्डन टीक है, अफ्रीकन टीक आ जाती है, बहुत सारे और लकड़ियाँ आ जाती हैं। तो उसके प्राइसेस डाउनवर्ड्स होते हैं। और फिर अब दुनिया अब तो तरक्की कर गई है, अब सॉलिड मटेरियल्स पे लोग कम जाते हैं, फिनिश पे ज़्यादा जाते हैं, जो प्रोसेस से गुजर के शीट्स की शक्ल में आते हैं, तो उसके अंदर जाते हैं, तो वो एक अपना किरदार है उसका। सही। तो आप जो है कुछ बताएं कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा से लॉकडाउन हो जाता है, तो अभी जो आप लोगों ने एम्प्लॉयज़ दोबारा से हायर किए हैं उनको, तो अब दोबारा से आपको उनको निकालना पड़ेगा, उनकी सैलरीज पे करनी पड़ेंगी, एक दोबारा से आपको टेंशन हो गई होगी सोच के, है ना? नहीं, हम इस वक्त नेगेटिव सोचने की पोजीशन में ही नहीं है। अच्छा। ना हम नेगेटिव सोच रहे हैं।
इसलिए कि हमारा बिजनेस खुले अभी सही से 1-2 दिन भी नहीं हुए हैं। तो देखिए लेबर जो हमारी थी हमने किसी को निकाला नहीं था। हाँ ये ज़रूर है कि लेबर मूव करके खुद से गई थी। वो यहाँ बैठ के करते भी क्या, उनको अपनी फैमिली को उनकी ज़रूरत थी, तो वही वापस आए। और हमने किसी भी शादी हॉल के अंदर एज अ मैं ऑनर भी बता रहा हूँ आपको कि हमने सैलरीज अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को दी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सैलरीज नहीं दी, घर बिठा के दी हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्ट पे भी बात करनी थी, तो हमारे नुमाइंदे इमरान मिज़ान ने एक पैकेज बनाया था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो उस पर भी मैं चाहूँगी कि अगर हमारी टीम उससे दिखाए। जी निदा, ट्रांसपोर्ट का मसला जो है शहर कायद में तो पहले से ही है, अभी कोई नई बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट में जो हम देख रहे हैं कराची के सड़कों पे जो बसें होती हैं उनकी क्या हालत है, उसमें जो पैसेंजर बैठते हैं, एक बस की अगर कैपेसिटी 30 की होती है तो उसमें 50-50, 60-60 जो पैसेंजर है उनको बिठा दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कराची इत्तेहाद ट्रांसपोर्ट के सदर इरशाद बुखारी साहब। निदा, इनसे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि कराची में जो ट्रांसपोर्ट का मसला बढ़ा रहा है जिससे ट्रैफिक जाम भी रहता है। इरशाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा इरशाद बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा सर कि ट्रांसपोर्ट का मसला जो है कराची में कोई नई बात नहीं है। बसों की हालत, बसों की खस्ता हालत जिसमें पैसेंजर को जो है छतों में भी बिठाया जाता है, और उनके आजकल जो बसों में जो सीएनजी किट भी लगी हुई है, किस तरीके से सीएनजी जो किट है उनकी वो पैसेंजरों के पाँव के नीचे होती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो इरशाद बुखारी साहब मुझे बताएं, आप लोग क्या इसमें एक्शन कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट जो है पुरानी दौर की जो है वो अभी जो दौर चल रहा है उसमें पुराने 1947 की बसें चल रही हैं, तो क्या कहेंगे इसमें आप? तो एक तो ये वजह है कि आप सही कहते हैं कि पुरानी गाड़ियाँ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है। गाड़ियाँ शहर कराची में मेरे हिसाब में जब पाकिस्तान बना तो 2.5-3 लाख की आबादी थी, अब 2.5-3 करोड़ की आबादी है। तो मैं थोड़ा ये भी आपको रोशनी डालता जाऊँ कि इन हालात के बावजूद किराया हमें कभी सही नहीं मिला वक्त पे। पहले तो हम बड़ा पाबंदी करते थे, किराया अगर नहीं मिला तो कभी किराया नहीं लिया। आप थोड़ा अच्छा इरशाद बुखारी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि आप जो कह रहे हैं किराया सही नहीं मिला, तो पैसेंजर से तो किराया जो है जो मिनी बस हो गई या बसें हो गई, मेरे ख्याल से 30-30, 40-40 रुपए जो किराया लिया जा रहा है पैसेंजर से, यहाँ तक के कंडक्टर जो होते हैं वो पैसेंजरों से बात भी सही तरीके से नहीं करते, उनसे बदतमीजी, उनको ये भी नहीं पता होता कि लेडीज जेंट्स में क्या इज्जत करनी चाहिए, लेडीज को क्या इज्जत देनी चाहिए। लेडीज का हमने देखा है कि हमने विजिट किया था बसों का, तो लेडीज कंपाउंड में जो है मर्द हजरात भी बैठे हुए होते हैं, तो इनकी कोई तरबियत होती है, तो आप लोग कोई इसको फोकस क्यों नहीं करते? बड़ा जेन्युइन सवाल किया आपने। ये हुआ ये कि एक इदारा था कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो हमारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सेमी गवर्नमेंट की बसें चलती थी। एक कराची में उस वक्त से ट्रेनिंग स्कूल था जब अयूब खान ने बसें चलाई थी, KRTC कराची रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1958 में। डिपोज भी थे गाड़ियों के खड़ा होने के, हमें तो प्राइवेट वालों को तो नहीं दिए लेकिन उन गाड़ियों के लिए थे। उस वक्त से एक ट्रेनिंग स्कूल था जो ड्राइवर की ट्रेनिंग होती थी 1 महीना, उसमें हमारा प्राइवेट का जो ड्राइवर था वो भी जाके ट्रेनिंग करता था, कंडक्टर भी ड्राइवर भी, उनको अखलाकियात की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। 1 महीने का सर्टिफिकेट लेने के बाद वहाँ ट्रैफिक पुलिस के पास जाता था, तब उनको लाइसेंस मिलता था। अब हुआ ये कि सन 98 तक कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बंद हो गई, लेकिन अगर वो बसें बंद हो गई तो स्कूल तो ऑलरेडी अभी भी मौजूद है। मैं चूँकि उन्हीं के थ्रू हम लाइसेंस देते थे, ये सर्टिफिकेट मिलता था। मैं 12 हुकूमत सिंध को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अपील कर चुका हूँ कि आप उस स्कूल को दोबारा खोलें। वहाँ एक प्रिंसिपल होता था, वहाँ ट्यूटर होते थे, टीचर्स होते थे जो कानून सिखाते थे, जो अखलाकियात सिखाते थे। ये गवर्नमेंट का फेलियर है। हम चूँकि इंडिविजुअल हैं, 1 गाड़ी वाले या 2 गाड़ी वाले तो कोई स्कूल बना नहीं सकते, ना अपने सेमिनार के हम मुतामिल हो सकते हैं। अच्छा इरशाद बुखारी साहब, मुझे बताएं, कोरोना की वबा जो चल रही है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, SOPs कैसे फॉलो कर रहे हैं आप लोग बसों में? कि अभी भी हम देख रहे हैं कुछ लोग जो है मास्क तो नहीं पहन रहे, ऐसे ही बस में बैठ रहे हैं, तो आप लोग कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए जी, ये बड़ी अच्छी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। होना तो ये चाहिए कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स को हमने जब देखें
पहले तो मैं अवैस कादिर शाह साहब, मुराद शाह साहब की का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने 1 जून को ये अलाउ किया। पंजाब में 15-20 दिन पहले अलाउ हो चुका था, लेकिन थोड़ा वहाँ से डिले हो गया। लेकिन तमाम ट्रांसपोर्ट से हट के कराची के मीडिया ने भी ज़ाहिर बसें खड़ी थी, ट्रांसपोर्ट खड़ी थी, पब्लिक परेशान थी, मेरा साथ दिया। हुकूमत को मीडिया भी कहता रहा, मेरी भी उन्होंने बात मान ली। 1 जून को उन्होंने गाड़ियों का इजाज़त दी, ये उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने SOPs के तहत बिल्कुल हमें पाबंद किया कि ड्राइवर के पास मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, ड्राइवरों कंडक्टर के पास मास्क होना चाहिए। लेकिन इसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं, कुछ अर्सा की, अब जरा नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर ये मैं खुद भी देखता हूँ कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि अगर इनका इस बात पे चालान होगा तो हम आड़े आएंगे या हम एहतजाज करेंगे। मेरे ख्याल में बीमारी ऐसी आई है जिसने मुल्क को भी तबाह कर दिया, पूरी दुनिया को भी तबाह कर दिया, हमारा कारोबार भी सारा, सबका कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ। अच्छा बुखारी साहब, मुझे बताएं कितनी ट्रांसपोर्ट अभी जो है कराची में चल रही है, रोडों पे, कराची की सड़कों पे? अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी 2009 या 10 तक 25,000 गाड़ियाँ थी, 25,000 गाड़ियाँ, जिसमें 5,000 बसें थी और 20,000 मिनी बसें कोचेस, यानी 10,000 मिनी बसेस और 10,000 कोचेस। अब हमारे पास तकरीबन 1,000 के करीब, 1,500 के करीब बड़ी बसें चल रही हैं, 4,500 के करीब टोटल मिनी बसें और कोचेस, यानी 2,500 मिनी बसें कर दें, 2,000 कोचेस, 6,000 टोटल, 1/4 ट्रांसपोर्ट बाकी रह गई है। जी निदा, आपने ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के चेयरमैन इरशाद बुखारी साहब की जो है बात सुनी। इनका यही कहना है कि ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वाकई वो आवाम के लिए दरपेश सामने आ रहा है, क्योंकि आवाम को जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट का मसला है इसको हम फोकस करें, और ड्राइवर की जो तरबियत होती है जो कि पैसेंजर के साथ जो है मिसबिहेव करते हैं, तो उनको भी हम जो है फोकस कर रहे हैं। जी निदा जी, तो हमारे नाज़रीन ने देखा होगा किस तरह से ट्रांसपोर्ट कितनी मुतासर हुई है। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान मिज़ान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद बुखारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बताइए किस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट को भी नुकसान जो है फेस करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टर्स को? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट का भी आपने हालिया दिनों में बारिशों में देखा है, उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ है। और जितनी भी कोविड के अंदर भी जो है, जब ये पैंडेमिक आया, इन 6 माह के अंदर तकरीबन स्टार्ट के इनिशियली 1.5-2 माह ट्रांसपोर्ट भी बंद रही थी। इन्होंने भी बड़ा सफ़र किया है। और मैं कहता हूँ कराची के अंदर तो मास ट्रांजिट आपको पता है ही नहीं। और ये 1970 और 60, बिल्कुल सही बात है, इतनी पुरानी मॉडल्स की गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये भी अभी हमारे पास जो है वो बहुत कम है। मतलब चल भी रही है तो बड़ी बात है। बड़ी बात है। और ये अपनी मदद आप चला रहे हैं, पूरी दुनिया में जाए तो गवर्नमेंट का काम है। और कराची इतना बड़ा शहर, मास ट्रांजिट नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाए, आप वहाँ पे आपको छोटे से छोटे शहर मिलेगा, वहाँ पे आपको मास ट्रांजिट मिलेगा। एक दिन में लाखों लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे आप बाइक्स की क्वांटिटी देखें, इसी वजह से अपनी मदद आप लोगों ने बाइक्स ले ली हैं। बाइक से रोड के ऊपर जाएं तो एक लंबी कतार लगी होती है। लोग क्या करें, पैदल तो सफ़र नहीं कर सकते। कराची इतना बड़ा है, सफ़र भी करना है, जाना भी है रोज़गार के लिए। तो अभी गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को फोकस कर रही है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि कराची के अंदर जो ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन का जो मामला चल रहा है, ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग भी सुख का सांस लें, हम भी गाड़ी खड़ी करें, हम भी इसमें ट्रांसपोर्ट। सही बात है, क्योंकि कराची में इतना ट्रैफिक होता है और रोड्स का तो हाल आप लोगों के सामने है। और अगर उससे बारिश हो जाए तो और भी बुरा हाल हो जाता है। तो उस पर ड्राइव करना कितना, क्योंकि मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा होता है, गड्ढे नज़र नहीं आते। देखिए अभी आपने देखा होगा जो बारिशों में रोड में पानी, ये बात सच है कि अब की दफ़ा जो बारिशें हुई थी उसके अंदर वो बारिशें सारे रिकॉर्ड टूटे थे और पानी बहुत ज़्यादा था। लेकिन आपने देखा होगा जो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन है, सारे बाइक्स वाले और गाड़ियों वालों ने जिनको जहाँ एक्सेस मिला है वो ग्रीन लाइन में डाल दिया। मींस के वो ग्रीन लाइन और इंशाल्लाह ऑरेंज लाइन बनेगी तो वो बंद नहीं होगी। अगर मैं भी गाड़ी में सफ़र करता हूँ और मुझे अगर टावर साइड पे जाना होगा तो मैं गाड़ी पार्क करूंगा और ये खुल जाए, मैं तो दुआ करता हूँ कि मैं समझता हूँ हार्डली 7 to 8 मिनट में नॉन स्टॉप वो पहुँचा देगा। मैं क्यों गाड़ी में जाऊँगा? तो ये तो हमारे लिए एक तोहफा होगा कराची वालों के लिए। मैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमारा जो रुका हुआ है जल्द से जल्द वाइंड अप हो, बने। और बल्कि इसके अलावा भी कराची में ज़रूरत है मास ट्रांजिट की, आनी चाहिए, मास ट्रांजिट बनना चाहिए। तो ये तो अपनी मदद, आप अपनी 60-70s की गाड़ियाँ जो भी है, ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का काम, जो गवर्नमेंट जो है इन्होंने अपने सर पे लिया हुआ है
ये इसी तरीके से चलाएंगे जी। तो नवाज साहब आपके पास मैं चाहूँगी कि आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं और लोगों को बहुत सी दुश्वारियां हो रही हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो लोग किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा ताल्लुक़ फर्नीचर इंडस्ट्री से है, तो मैं यही चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त, एक रेशियो था जो ओल्ड यूज़ फर्नीचर लेते थे, अब वो रेशियो बढ़ गया है। इंडिविजुअली किसी को नज़र फर्नीचर में यूज़ फर्नीचर का इंडिविजुअली किसी को नज़र नहीं आता है, सही, लेकिन हमें ऐसा इस प्रोडक्ट के एतबार से हम ये फील करते हैं कि एक बहुत बड़ा एक रेशियो डेवलप हो गया है। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि आप लोग किसी न किसी सूरत लोगों की मदद करें। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पूरे पाकिस्तान में इस सेकेंड हैंड फर्नीचर, यूज़ फर्नीचर की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो इसको एक शक्ल देके, एक अच्छी शक्ल देके उसकी एक मार्केट बनाई जाए, ताकि वो भी एक एंड यूज़र के लिए एक एक्सेस पॉइंट हो जाए कि वो चीज़ वहाँ पर उसको मिल सकती हो। ठीक है। या कोई ऐसा फाउंडेशन, वेलफेयर, कोई शख्स, कोई लोग ऐसा नेक काम स्टार्ट करें जो लोगों की मदद कर सके। सही। चाहे वो सफ़ेद पोश ख़ानदान है जो कि हमें नज़र नहीं आता है, जो हम तक पहुंच भी नहीं सकता है, लेकिन वो हैं जी, उन बिल्कुल तक- है। आज के दौर में ऐसे लोग हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपकी तरफ आऊँगी राना साहब। आप क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है, तो आप मुझे कमेंट्स बता दें कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी आवाम को। देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू ये एक बहुत अहम मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग शादी हॉल और बैंक्वेट हॉल्स में आ रहे हैं वो ये ना समझें कि पैंडेमिक ख़त्म हो गया है। बिल्कुल पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग आते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जो SOPs हमने बताई हैं, मास्क आप वेयर करके आएँ, आप सैनिटाइज़र का वहाँ इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, जब खाना खुले उसमें भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और स्टेज पे जाने से गुरेज करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, मैं इमरान खान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी बात को, हमारे जो प्रॉब्लम्स थी उसको सुना और शादी हाल खोलने का इनिशिएट लिया। स्पेशली CM सिंध मुराद अली शाह साहब का, और ख़ुसूसन मैं सैयद नासिर अली शाह जो हमारे मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से वक्त दिया और हमसे कोविड इन 6 माह के अंदर काफ़ी दफ़ा हमसे मिले और इन्होंने हमें इत्मीनान दिलाया था और इन्होंने ही सबसे पहले इनिशिएट लिया और सिंध के अंदर सबसे पहला नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने ही निकाला। अच्छा जी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल के आप यहाँ पर आए। इसी के साथ मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अगर आप लोग का हमारा आज का प्रोग्राम, आज का टॉपिक अच्छा लगा, क्योंकि हमने आप लोगों के राय के हवाले से आज हम लोगों ने ये जो है प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तो अगर आप लोगों को आज के जो हमारे टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।